Hello students, welcome to our YouTube channel Tripathi Priya. हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स से। यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि जिस भी तरह के सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं बेसिकली सॉइल के अंदर ताकि न्यूट्रिएंट्स का उसको अच्छी तरीके से मिले और ग्रोथ जो है प्लांट्स का वो अच्छे तरीके से हो, और उसमें बेसिकली हम लोग मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है बुजो का क्वेश्चन है आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फार्म। वो बोलता है कि उसने देखा है कि एक हेल्दी क्रॉप्स जो है वो बेसिकली फार्म में ग्रो कर रहा है। इन द नेबरिंग फार्म यानी कि उसके जो पड़ोस में जो फार्म है, द प्लांट्स वे आर वीक, वहां पे जो प्लांट्स है वो काफी ज्यादा कमजोर है। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर एंड देन अदर्स। अब उसका क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स है जो उस एरियाज में मिलते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स है उस एरियाज में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने बेसिकली पार्शियली फर्टिलाइजर्स किसी एक एरिया में ज्यादा स्प्रेड कर दिए होंगे और दूसरे एरियाज में फर्टिलाइजर डालना भूल गए होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैन्यूर्स किसी एक एरियाज में ज्यादा होंगे और दूसरे एरियाज में मैन्यूर्स की थोड़ी सी कमी हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है सॉइल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं सॉइल क्या करता है, तो बेसिकली मिनरल्स न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसी भी क्रॉप प्लांट्स को। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल है, मतलब जरूरी है। इन सर्टेन एरियाज यानी कुछ ऐसे एरियाज में फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। यानी कि फार्मर्स क्या करते हैं कि एक के बाद एक बाद लगातार उस पे क्रॉप लगाते चले जाते हैं एक ही फील्ड के अंदर। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, यानी कि उस फील्ड को छोड़ते नहीं है। मतलब अनकल्टिवेटेड करने का मतलब कुछ भी समय के लिए उसको खाली नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। सोचिए जरा न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक फार्म में बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जैसे मान लो 50 ग्राम तक ही न्यूट्रिएंट्स है, और आप उसमें लगातार क्रॉप लगाते जा रहे हो क्रॉप लगाते जा रहे हो, तो इसकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस कंडीशंस में अब आप दोबारा क्रॉप लगाओगे तो आपका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। आगे लिखा है उसके बाद कंटिन्यूअस कल्टीवेशंस ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। यानी कि लगातार आप अगर वहां पे क्रॉप लगाते जाओगे तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। Therefore, farmers have to add manures to the field to replenish the soil with the nutrients. तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए? तो फार्मर्स को मैन्योर डालते रहना चाहिए फील्ड के अंदर, बेसिकली सॉइल में, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिलते जाए प्लांट्स को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है, जिसमें मैन्योर्स को सॉइल में ऐड करना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट। अगर आप अच्छी तरीके से मैन्योरिंग नहीं डाल पा रहे हो या फिर आप जो मैन्योर दे रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है, तो प्लांट्स जो होंगे वो बेसिकली कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। और बेसिकली हम उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो प्लांट और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से हम मैन्योर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो गोबर गैस प्लांट का, तो उसमें किया जाता है कि एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है और इसके अंदर गोबर्स की मात्रा डाल दी जाती है। ठीक है, जिसको आप मीथेन गैस भी बोलते हो। ठीक है, अब इस कंडीशंस में क्या होगा, जब आप इसमें गोबर डालोगे यानी काऊ डंग डालोगे, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरियल रिएक्शन होगा और यहाँ से गैसेज निकलेगी, तो उस गैस को मीथेन गैस बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस यानी कि घर में एज अ सिंपल गैस के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जो बेसिकली बाकी चीजें जो निकल गई यानी कि जो वेस्ट यहाँ पे जो जमा हुआ, ये बेसिकली एक तरह का मैन्योर है, और इसका इस्तेमाल किसान लोग कहाँ करते हैं? तो अपने खेतों में डाल देते हैं, जिससे फसल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। आगे लिखा है फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू द पिट्स। वही बात लिखा है कि वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ये डिकम्पोजिशन हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो डिकम्पोज मैटर है इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक मैन्योर्स के लिए भी किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा छिलके वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है
और इसमें बेसिकली मैन्यूर्स का फॉर्मेशन किया जाता है और वो मैन्यूर्स का बाद में यूटिलाइजेशन हो जाता है क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने के लिए। अब आगे एक एक्टिविटी है जहां पे लिखा है एक्टिविटी 1.2, ये देखना है और समझना है। लिखा है टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट्स देम। आपको मूंग लेना है, ग्राम सीड लेना है, दोनों में से कुछ भी मिल जाए और उसको जर्मिनेट करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और 3 इक्वल साइज का सीडलिंग सिस्टम आपको तैयार करना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल्स, आपको 3 तरह का एक ही जैसा एम्प्टी ग्लास या फिर वेसल्स लेना है। एक का नोमेनक्लेचर ए, सेकंड वन इज द बी एंड द थर्ड वन इज द सी। इसके बाद लिखा है टू ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्यूर। अब इसमें क्या करना है, तो सॉइल के साथ थोड़ी सी काउ डंग की मात्रा ऐड कर देनी है। कहने का मतलब जो काउ डंग है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है सॉइल के साथ। जो दूसरा है इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद द लिटिल यूरिया। और जो सेकंड वाला है इसमें क्या करना है, तो उसी सॉइल के साथ थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का मिक्स कर देना है। ठीक है। और जो थर्ड है यानी टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और सी वाला जो है इसमें केवल और केवल आपका मिट्टी होगा, किसी भी तरह का इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। और उसको सब में बराबर मात्रा में पानी डाल के थोड़े समय के लिए छोड़ देना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेसेस एंड वाटर देम डेली, यानी कि एक अच्छी जगह पे उसे रख देनी है और रोज उसको इरिगेशन करना है, उसमें पानी लगातार डालते रहना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 डेज के बाद आपको उनके ग्रोथ को मेजर करना है। तो आपको ग्रोथ कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपने यूरिया डाला होगा, दैट मीन्स कि आपने जिसमें फर्टिलाइजर डाला होगा उसके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, जो कि आपका सीरियल नंबर बी में था। और ए में हमने काउडंग डाला था, यानी कि ये एक तरह का मैन्यूर हो गया, इनके अंदर ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। और सी में तो बिल्कुल ही ग्रोथ कम होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं डाला था, जो मिट्टी के अंदर था उसी से हमने क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए गए। तो जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं डालेंगे तो इनका प्रोडक्शन और भी बहुत हद तक कम हो सकता है। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी था जिसमें आपको बता रहा है कि फर्टिलाइजर का यूज करने से प्रोडक्शन कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन फर्टिलाइजर यानी जो सेकंड वाला हम इस्तेमाल किए थे यूरिया, ये एक तरह का केमिकल है, ये हमारे इन्वायरमेंट्स को नुकसान भी पहुंचाता है, यानी इसकी डिसएडवांटेज भी है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। सेम पेस यानी एक ही जैसे स्पीड से ग्रो करेगा, एक ही जैसे प्रोडक्शन होगी, बिल्कुल नहीं। विच ग्लास शोज बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, किसमें ज्यादा दिखेगा, तो ग्लास नंबर बी में। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, यानी तेजी से ग्रोथ किसमें होगी, ग्लास नंबर बी में। आगे लिखा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, फर्टिलाइजर एक तरह का केमिकल्स है विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरी होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, वो मैन्यूर से काफी अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनका नाम आपको गिवन है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक तरह का फर्टिलाइजर है। सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये भी एक तरह का फर्टिलाइजर है। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये एक तरह का फर्टिलाइजर है सारा, जिसको इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए। आगे लिखा है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। अगर आप इस तरह का फर्टिलाइजर यूज करते हो तो फार्मर्स को प्रोडक्शंस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि उनकी इल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, और उनकी प्रोडक्शन बहुत हद तक इंक्रीज कर जाएगी। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन आप ज्यादा यूज करोगे फर्टिलाइजर्स का तो आपकी जो मिट्टी हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आगे लिखा है फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने आपको बताया कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे गिवन भी है कि फर्टिलाइजर मान लीजिए आप खेत के अंदर डाले और तुरंत आपने इरिगेशन कर दिया, तो फर्टिलाइजर और वाटर के साथ मिक्स कर गया और इसके वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। हो सकता है वो पानी कहीं और चला जाए नहर नाले में, और वहां पे वो जाके केमिकल रिएक्शन शो करे, और जिससे बहुत ज्यादा स्पेसीज को नुकसान भी होता है। आगे लिखा है देयरफॉर in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between the two crops। साफ साफ लिखा है कि हमको क्या करना है कि बेसिकली जब हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमें
सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर की जगह पे ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि मैन्योर का इस्तेमाल करें। और एक जब क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाए और दूसरे क्रॉप के प्रोडक्शन के बीच में लैंड में हमारे पास थोड़ी सी गैप देनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, एक के बाद लगातार प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। इससे हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए क्रॉप प्रोडक्शंस के बीच में थोड़ी सी गैप होना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है उसके बाद, द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर, यानी कि जब अगर आप मैन्यूर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो सॉइल्स की टेक्सचर्स होगी, टेक्सचर्स कहने का मतलब बेसिकली ये है कि सॉइल जिस तरह का है, लेबलिंग किया गया है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी है, वो सारा चीज इंक्रीज कर जाएगी। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी उसकी काफी हद तक बढ़ जाएगी। इट रेप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और इस ये क्या करेगा, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को इंक्रीज करेगा। अनदर मेथड ऑफ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज द क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड है जिससे आप उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा सकते हो, जैसे आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक क्रॉप आपने लगा दिया और उसके बाद आप अभी के सीजन में आपने वीट लगाया, अगले किसी सीजन में आप उसको चेंज करके राइस लगा दिए, अगले किसी सीजन में आप उसको चेंज करके वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर दिया। तो इस तरीके से जब आप क्रॉप का रोटेशन करते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्शन लेवल और ज्यादा हाई हो जाएगी। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, बार बार अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रोन करना। अर्लियर farmers in the northern India used to grow leguminous as a fodder in one season and wheat in the next season. फार्मर बेसिकली क्या करते हैं, तो लेगुमिनस का इस्तेमाल करते हैं, लेगुमिनस क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फॉडर का मतलब चारा होता है किसी एक सीजन में, और दूसरे सीजन में वो क्या करते हैं, वीट लगा देते हैं, गेहूं वगैरह लगा देते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और इससे मिट्टी के अंदर बेसिकली नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस, और फार्मर्स क्या करते हैं, इस बातों को लोगों को बताते भी हैं, ताकि अगर कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, रोटेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर उनकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाएगी, उनको क्रॉप रोटेशन कराने के लिए इनकरेज भी करते हैं। आगे लिखा है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने पिछले क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया होगा। These are present in the nodules of the root of leguminous plant. ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मान लीजिए कि ये आपका एक लेगुमिनस प्लांट का रूट है। ठीक है, ये एक तरह का लेगुमिनस प्लांट का रूट है, तो इसी के रूट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा कर्लिंग करके। ठीक है, यहीं पे राइजोबियम प्रेजेंट होता है बेसिकली। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि मिट्टी आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर सके, और उसके बाद वहां से आपका रूट्स जो है उसके लिए और आसान हो जाए एब्जॉर्ब करने में। एक क्वेश्चन से यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर के बीच में। ठीक है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, यानी कि उसे इंसान द्वारा बनाया जाता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट के हेल्प से, जैसे कि आपका यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्यूर एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। बेसिकली कैटल डंग यानी कि जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट से, और साथ में प्लांट के रेसिड्यूज मतलब प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट से मिलके मैन्यूर्स का फर्टिलाइजर फॉर्मेशन किया जाता है। सेकेंड वन इज द फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जबकि मैन्यूर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्यूर्स को हम लोग फील्ड में भी तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स किसी भी तरह से ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं करता है सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी को भुरभुरा नहीं बनाता है, जबकि मैन्यूर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्यूर जो है वो मिट्टी को काफी ज्यादा भुरभुरा बनाता है। आगे लिखा है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में जो है प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। जबकि मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मैन्यूर्स में थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट आपका मैन्यूर ही है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर है ये। इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल्स का सिक्रेशन नहीं होता है, और इसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स तक पढ़ लिया, और थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, यानी मैन्यूर्स का क्या क्या एडवांटेज है। लिखा है, द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। कुछ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हैं
वो फर्टिलाइजर से काफी ज्यादा हद तक अच्छा होते हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि यह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी ज्यादा समय तक रोके रखने की कैपेसिटी जो मिट्टी की होती है उसको बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, और ये सॉइल्स को काफी ज्यादा पोरस, पोरस करने का मतलब कि मिट्टी के अंदर होल की मात्रा काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। बहुत ज्यादा उसके अंदर छेद प्रेजेंट होते हैं जिनके वजह से वो काफी ज्यादा पोरस हो जाती है, वहां पे ऑक्सीजन गैस अवेलेबल हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इनके वजह से अगर आप मैन्योर डालते हो तो बहुत ज्यादा माइक्रोब्स वहां पे आएंगे। राइजोबियम आ जाएगा, एजेक्टोबैक्टर आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया सब वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी प्रोडक्शन काफी हद तक इंक्रीज कर जाएगी। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर ऑफ द सॉइल का मतलब होता है कि पहले से जितना न्यूट्रिएंट्स थी उस सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को और ज्यादा मात्रा में इंक्रीज करने की कोशिश करता है मैन्यूर। तो हमने एडवांटेज ऑफ मैन्यूर देखा। अब थोड़ा सा स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि अगर आप फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर ऐड करोगे तो क्या होगा। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही चीज मैन्यूर और फर्टिलाइजर है। ये उसकी डेफिनेशन। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, बेसिकली क्रॉप को मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। द न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। इन सर्टेन एरियाज, यानी कुछ एरियाज में, इन द सेम फार्मर क्रॉप ग्रोन क्रॉप फील्ड, कुछ एरियाज में क्या करते हैं फार्मर्स, तो एक ही तरह का क्रॉप लगातार इस्तेमाल करते हैं और अनकल्टिवेटेड छोड़ते ही नहीं है, मतलब लैंड को थोड़े समय के लिए भी छोड़ते ही नहीं है अनकल्टिवेटेड। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, लगातार इस तरीके से यूज करने की वजह से सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैविंग टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड, तो फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है और इस चीज को हम लोग मैन्योरिंग बोलते हैं। तो ये चीजें हमने देखा। आगे लिखा है मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस, तो हमने ये भी चीज पढ़ लिया है कि मैन्यूर्स बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और इसको डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से लिया गया है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स में इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मिट्टी को काफी ज्यादा मात्रा में यह ह्यूमस प्रोवाइड करता है। इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट, और इनमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है मैन्यूर में, जबकि फर्टिलाइजर जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट किससे बना होता है और इसको फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मिट्टी को किसी भी तरह से ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बेसिकली फर्टिलाइजर्स के अंदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली क्या क्या चीज होता है, तो फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये तीन चीज रिक्वायरमेंट्स है, और इसी चीज को फर्टिलाइजर्स के रूप में मिट्टी में डाला जाता है। कुछ फर्टिलाइजर्स का नाम भी दिया है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि एनपीके, ये फर्टिलाइजर्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको गिवन है स्लाइड में, जैसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स खेतों के अंदर डाला जाता है। अभी के समय में ऐसे बेसिकली कलेक्ट कर लिया जाता है किसी एक बर्तन वगैरह में, और उसको ले जाके ऐसे छिड़क दिया जाता है खेतों में, ठीक है। कुछ लोग मशीन्स के हेल्प से भी इस तरह का फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी से। यहाँ पे लिखा है इरिगेशन में ऑल लिविंग बींग्स नीड्स वाटर टू लिव, यानी कि सारे लिविंग बींग्स को वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अच्छे तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, प्लांट के रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब करने में आपको जाइलम टिश्यू बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जाइलम टिश्यू ही है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed, पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, और प्लांट्स के अंदर बेसिकली 90% वाटर ही होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, और वाटर काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जब भी आपका सीड का जर्मिनेशन होना हो ड्राई कंडीशन में तो आपको वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो भी न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होगा, ठीक है, वो बेसिकली वाटर के साथ मिक्सअप होकर प्लांट्स की पूरी बॉडी में फैल जाएगा। वाटर्स ऑल्सो
वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, यानी कि वाटर बेसिकली क्या करता है, क्रॉप्स को बचाता है। मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, गर्म हवा बहुत तेजी से चल रही है, उस कंडीशंस में वाटर लॉस जो है वो प्लांट की तरफ से होगा, ताकि वो अपने आप को कूल प्रोवाइड करा सके। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर आप ड्राई एंड एरिड रीजन में हैं, मतलब सूखे एरियाज में हैं, तो आपको लगातार मिट्टी को मॉइस्चर प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और वो आप वाटरिंग के थ्रू ही कर सकते हैं, इरिगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर लगातार आप ऐसा करेंगे तब जाके आपका प्रोडक्शन काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर आप क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर, यानी कि हमेशा, इसी चीज को इरिगेशन कहा जाता है, यानी कि खेत के अंदर पानी की मात्रा को डालना। आगे लिखा है द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और बेसिकली टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन का, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। मतलब अगर आप पोटैटो की क्रॉप कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपको थोड़ी सी वाटर ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप वीट के क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वाटर की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। पैडी की कर रहे हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड्स करता है कि उसके अंदर वाटर कितना चाहिए। और सीजन टू सीजन भी डिपेंड्स करता है कि अगर गर्मी का समय है तो आपको ज्यादा वाटर देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर जाड़े का समय है तो आपको पानी थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज हाई, वाई इट इज सो, गर्मी के समय में ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अब इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन बेसिकली एक ऐसा सरफेस फेनोमेनन है जिसमें बेसिकली होता क्या है, तो वाटर जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, हीट के वजह से एनवायरमेंट में चला जाता है। और जैसे जैसे आपकी सरफेस एरिया बढ़ती है, इवेपोरेशन और तेजी से होने लगता है। अब तो क्रॉप का जो फील्ड बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो उनके अंदर से जो प्रोडक्शन होगी, यानी कि इवेपोरेशन जो होगा वो बेसिकली बहुत ज्यादा होगा। तो गर्मी के समय में एक तो टेम्परेचर हाई, ऊपर से इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशंस में उसे वाटर ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन भी तो करता है। इसके बाद बूजो का एक यहाँ पे क्वेश्चन है, आई एम वेरी केयरफुली दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, यानी कि वो बोलता है कि मैं इस साल ध्यान दूंगा कि कितनी ज्यादा मात्रा में वाटरिंग की जा रही है किसी प्लांट्स को लेकर। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइट, और इस बात पे भी वो ध्यान देता है कि पिछली बार मैंने ध्यान नहीं दिया था अपनी क्रॉप को, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई थी। इस बार मैं ज्यादा ध्यान देने वाला हूं अपने फसल्स के रिगार्डिंग। आगे लिखा है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या सोर्स है? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, जैसे कुआं हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, डैम्स हो गया, कैनल हो गया। ये सब सोर्स है जिस सोर्स से आप इरिगेशन करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। बेसिकली पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो लोग इस तरीके से बाल्टी में पानी निकाल के कुएं से और यहाँ पे अपनी एक लाइन क्रिएट कर देते थे, एक नाला बना देते थे और उसी में पानी डालते थे, पूरी क्रॉप के पास चला जाता था, पूरी उनके क्रॉप फील्ड में चला जाता था। ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। बेसिकली जो वाटर अवेलेबल है वेल्स के अंदर, लेक यानी कि कुएं के अंदर, कैनल्स के अंदर, झील के अंदर, वो बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रीजन्स के लिए। फॉर टेकिंग टू द फील्ड्स, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल्स और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड्स में। सो दिस मेथड्स आर चीपर, ये मेथड्स काफी सस्ता हो जाता है, बट लेस इफिशियंट, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कुछ यहाँ पे आपको गिवन भी है, जैसे मोट यानी कि पुली सिस्टम। बेसिकली एक इंसान जो है वो पानी खींचेगा नीचे से और एक इंसान जो है वो पानी गिराएगा, इस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल होता था मोट यानी कि पुलिस सिस्टम के अंदर। चेन पंप के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। चेन पंप का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। चेन पंप में भी बेसिकली एक बाल्टी लगा दिया जाता था और बार बार जब उस चेन को घुमाया जाता था तो एक साइड से पानी फिल होके दूसरी साइड में आके पानी यहाँ पे गिर जाता था। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है उसको ढेकली सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ढेकली सिस्टम का मतलब जैसे एक वन साइडेड में रहेगा, उसमें यहाँ पे हम पत्थर बांध देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर हम इसको डाउन करेंगे, मतलब इस वाले पोजीशन को डाउन करेंगे, तो ये बाल्टी जो है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, फिर पानी हम यूज कर लेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे चला जाएगा। इस तरह से ढेकली सिस्टम का इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा राहत यानी कि लेवर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। एक ऐसा
सिस्टम तैयार किया जाता था, जिसमें यहाँ पे बैल को बांध दिया जाता था और वो बार बार घूमती थी और वो सिस्टम चलते रहता था और उससे पानी निकलते रहता था और इससे खेतों की सिंचाई होती रहती थी। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, पंप्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था वाटर्स के लिए। डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। बेसिकली डीजल्स का इस्तेमाल, बायोगैस का इस्तेमाल, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था इस तरह के सिस्टम को चलाने के लिए। तो हम थोड़ी सी स्लाइड देखते हैं, फिर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे। इरिगेशन में हमने दो तरह का देखा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन आपको पता चल गया होगा। सोर्स ऑफ इरिगेशन में ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है और कैनल्स है। टाइप ऑफ इरिगेशन की बात कर ले, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न मेथड ही है। ट्रेडिशनल मेथड के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट वाला जो है वो बेसिकली चेन में पंप है। चेन पंप का इस्तेमाल ऐसे होता था, ये आपका पुली सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा हमने ढेकली और राहत यानी कि लीवर सिस्टम्स के बारे में भी आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। आज के समय में मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत जगह यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे आपका पंजाब वगैरह हो गया, जहां पे स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रीप सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रीप सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है। तो ड्रीप सिस्टम में यहाँ पे क्रॉप के अंदर थोड़ी सी पाइप बिछा दी जाती है, सारे फील्ड, क्रॉप फील्ड के अंदर पाइप बिछा दी जाती है और वहां पे क्रॉप के रिक्वायरमेंट के अनुसार यानी कि वाटर की सप्लाई की जाती है, हर एक क्रॉप के रूट के पास डायरेक्टली वाटर जाता है। दैट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। और स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर क्रॉप के पास भी वाटर लेवल अवेलेबल है और जितनी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी वाटर यहाँ पे चली जाएगी। दोनों में बस डिफरेंसेस क्या है कि ड्रिप सिस्टम हम ज्यादा फील्ड में नहीं लगाते हैं, कुछ ही जगह पे लगाते हैं और वहां से पानी इस स्टार्टिंग से ही चला जाता है, जबकि स्प्रिंकल सिस्टम को लगभग हमें हर जगह लगानी पड़ती है, तब जाके हमारी वाटर का इरिगेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। तो एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन और यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। बेसिकली मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और ये काफी सस्ता भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द मेन मेथड्स यूज आर, पहला जो है वो स्प्रिंकल सिस्टम है। स्प्रिंकल सिस्टम में लिखा है दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सिग्निफिकेंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकल सिस्टम वहां पे किया जाता है जहां पे ज्यादा अमाउंट में पानी अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडिया की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। द perpendicular pipes having rotating nozzles on the top of the joint to main the pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump, it escapes from the routing nozzles, it getting sprinkled on the crop if the raining. बेसिकली होता क्या है, एक नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है हर एक फील्ड लाइंस में। यहाँ पे एक नोजल्स लगा दिया जाता है और इस नोजल्स के थ्रू पानी निकलता है और क्रॉप्स का के अंदर इरिगेशन अच्छे तरीके से हो जाता है। अब आगे लिखा है Sprinkler is very useful for lawns, coffees, plantations and several other crop. बेसिकली जिनको रेगुलर इंटरवल पर वाटर की आवश्यकता है और थोड़ी थोड़ी वाटर की आवश्यकता है, उस तरह के प्लांट्स में बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन लगातार उनको पानी चाहिए तो स्प्रिंकलर सिस्टम का वहां पे इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अब नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। ड्रिप सिस्टम में वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है रूट्स के नजदीक, so it is called drip system, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। It is the best technique for the watering fruit plants, gardens and trees. Basically फ्रूट्स प्लांट्स के लिए, गार्डनिंग के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पे क्रॉप लगाया, यहाँ पे क्रॉप लगाया, तो वाटर भी एकदम यहीं पे आके इरिगेशन होगा, यानी कि यहीं पे आके पानी पाइप के थ्रू गिरेगा, बाकी किसी और जगह यानी कि इस वाले एरियाज में पानी नहीं जाएगा। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। वाटर इज नॉट wasted at all, it is a boon in the region where availability of water is poor। और उस जगह के लिए काफी अच्छा सिस्टम है जहां पे पानी बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप यहाँ ड्रिप सिस्टम देख पा रहे होगे फिगर में और यहाँ पे आप स्प्रिंकलर सिस्टम देख पा रहे होगे फिगर में। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब तो हमारा इरिगेशन भी हो गया, तो अब हम वीड्स से कैसे बचाएंगे क्रॉप को। लिखा है वुजो एंड पहेली वेंट टू नियर बाई wheat field and saw that there were some other plants in the field। बेसिकली वुजो और पहेली जो है
वो व्हीट फील्ड के नजदीक जाते हैं, यानी गेहूं की फसल के नजदीक जाते हैं, एंड सॉ दैट देयर वेयर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, और देखते हैं कि वहां पे कुछ और भी प्लांट्स प्रेजेंट है, ग्रोइंग अलोंग विथ व्हीट प्लांट्स, यानी कि व्हीट प्लांट के साथ, यानी गेहूं की फसल के साथ कुछ और भी प्लांट्स है जो वहां पे अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली बूजो का क्वेश्चन होता है, हैव दीज अदर प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या किसी कारण के लिए दूसरे प्लांट को वहां पे लगाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली अनवांटेड प्लांट है और उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप, बेसिकली किसी फील्ड में अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी कि बिना किसी यूज वाला प्लांट्स ग्रो कर जाता है, और इस तरह के अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिसाइड, अगर आप वीड्स को वहां से हटाते हैं, निकालते हैं, तो उसको वीडिसाइड्स कहा जाता है। वीडिसाइड्स इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब वीड्स को वहां पे क्यों हटाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीड्स के रहने से क्या नुकसान है? तो वीड्स क्या करेगा, आपने जो वीट की फसल लगाया है, गेहूं की जो फसल लगाया है, उसके साथ कंपीट करेगा, फाइट करेगा। किस चीज के लिए फाइट करेगा? तो न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करेगा, यानी जो न्यूट्रिएंट्स आप डालिएगा वीट में, वो वीड्स भी लेके चला जाएगा। इसके अलावा वो स्पेस के लिए फाइट करेगा, यानी कि गेहूं की फसल ज्यादा लंबे दूर तक नहीं फैल पाएगी। तीसरी चीज, वो लाइट के लिए भी फाइट करेगा, क्योंकि वो ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो वही सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वीट को लाइट मिलेगा ही नहीं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और इस तरीके से वो क्रॉप्स के ग्रोथ को अफेक्ट डालता है। आगे लिखा है उसके बाद, सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, कुछ ऐसे वीड्स है जो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, फार्मर्स जो है वो बहुत तरीके का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के वीड्स को हटाने के लिए। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स व्हिच may then dry up and get mixed with the soil, इसीलिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी टीलिंग किया जाता है, टीलिंग करने का मतलब आपने क्रॉप्स में जब सोइंग करने जा रहे हैं उससे पहले जब आप प्लगिंग करते हैं, उसी समय अच्छे तरीके से जितने भी वीड्स है उस समय ही आप उसको हटा दीजिए। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, इससे पहले कि वीड्स फ्लावर और सीड में कन्वर्ट हो, फ्लावर और सीड का प्रोडक्शन करे, आपको उसको लैंड से हटाना पड़ेगा। द मैन्यूर The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the grounds from time to time, और बेसिकली आपको इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी जब भी वहां पे वीड आ जाता है तो आपको मैनुअली जाके फील्ड के अंदर उस वीड्स को हटाना पड़ेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और इसका आप आसानी से खुरपी के इस्तेमाल से कर सकते हैं। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, बेसिकली सीड ड्रिल का इस्तेमाल भी किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए। Weeds are controlled by using a certain chemicals called weedicide, बेसिकली कुछ केमिकल्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करके weedicides को हटाया जाता है, यानी कि weeds को हटाने वाले प्रोसेस को weedicides कहा जाता है, और weeds को हटाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है 2,4-D, ठीक है, 2,4-D। These are sprayed in the fields to kill the weeds, इसको बेसिकली क्या किया जाता है, तो अपने फील्ड्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है जिससे weeds अपने आप ही डाई हो जाते हैं। They do not damage to the crop, इनसे क्रॉप्स को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields by a sprayer, करते क्या है फार्मर, तो बेसिकली weedicides का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसे लिक्विड में फॉर्म में बना लेते हैं, और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो इसी तरीके से अपने क्रॉप फील्ड के अंदर उसको स्प्रे करा देते हैं। इसके बाद आगे लिखा है, डू weedicides have any effect on the person handling the weedicides sprayer, क्या weedicide स्प्रे करने की वजह से पर्सन्स को भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, अगर weedicide स्प्रे ज्यादा किया जा रहा है तो उस कंडीशंस में अगर उसकी पॉइजनस स्मेल उस फार्मर्स के नाक वगैरह में चली जाती है तो उसको डिजीज क्रिएट कर सकता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation, जैसा कि हमने देखा वीडिसाइड का इस्तेमाल तभी करना है जब वेजिटेटिव ग्रोथ किसी वीड्स का या फ्लावर का नहीं हो रहा है, उसी समय। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, अगर आप वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशंस में कहीं ना कहीं वो फार्मर्स के हेल्थ को भी इंपैक्ट डालता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स आर केयरफुली, तो वह इस तरह के केमिकल्स को ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल,
वो बेसिकली क्या करते हैं, तो अपनी नोज को, माउथ को पूरी तरीके से क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद स्प्रे करते हैं इस तरह के केमिकल्स को। तो ये वीडीसाइड्स था जिसको हमने कवर अप किया। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो है आपका हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, अभी तक का जो हमने किया थोड़ी सी स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड से आपको बताना था। तो वीड्स में हमने आपको बता दिया है कि यह बेसिकली अनडिजायरेबल प्लांट्स है और मे नाउ ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, इन्हीं को वीड्स कहा जाता है। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड से एक तरह का केमिकल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-D उसका एग्जाम्पल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए। अगर बार बार वहां पे आ जाता है वीड्स तो आपको खुरपी यानी कि सिकल के हेल्प से उसको जाके मैनुअली क्रॉप से हटाना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा। यहाँ पे एक डायग्राम है जिस तरीके से आपको दिखाया गया है कि मैन स्प्रेइंग वीडीसाइड, कैसे मैन जो है वो बेसिकली वीडीसाइड्स के बारे में या वीडीसाइड्स से को कैसे स्प्रे कर रहा है फील्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग हार्वेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.